आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। स्वागत है आपका इलेक्शन स्पेशल इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, अब 80 दिनों का लोकतंत्र का महापर्व समाप्त हो गया है। मतगणना की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इस बार का चुनाव कई मायनों में काफी अहम रहा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने लगातार जनसभा कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। लेकिन जो परिणाम आया, तो चाहे इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों की बात हो या फिर एनडीए घटक दलों की, सबके लिए कुछ खट्टा तो कुछ मीठा अनुभव लेकर आया। समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू सरीखे दलों ने परिणाम में भी अपना दमखम दिखा दिया। वहीं आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल सरीखे दलों के लिए परिणाम मन मुताबिक या फिर कहें कि दावों के मुताबिक नहीं आ पाया। भारतीय जनता पार्टी बेशक देश की सबसे बड़े सियासी दल के रूप में अपनी आमद दर्ज कराने में सफलता तो हासिल की, लेकिन सीटें 303 से घटकर 240 रह गईं। जबकि कांग्रेस दूसरे बड़े दल के रूप में खुद को स्थापित कर पाई, सीटें 52 से बढ़कर 99 हो गईं। दोस्तों, इन सब के बीच अब ये तो तय हो चुका है कि 291 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने वाली एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार कर सरकार बनाती हुई दिख रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर पंडित नेहरू की बराबरी पर आ खड़े हुए हैं। वहीं मुलायम सिंह यादव की 39 सांसद जिताने का रिकॉर्ड बेशक अखिलेश न तोड़ पाए, लेकिन 47 सांसदों के साथ देश के तीसरे बड़े दल के रूप में समाजवादी पार्टी को स्थापित करने में कामयाब हो गए हैं। दोस्तों, अब दरअसल आज हम दिल्ली में हो रहे आगे की कवायद पर एक चर्चा करने जा रहे हैं। दिल्ली में गतिविधियां तेज हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन अभी भी इस कोशिश में लगी है कि केंद्र में मोदी सरकार न बनने पाए और इसको लेकर निगाहें तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हैं, जिनके पास 16 सांसदों की ताकत है, और दूसरा एनडीए का घटक दल नीतीश की जेडीयू, जिनके पास 12 सांसद हैं। इन दोनों से बातचीत करने की जिम्मेवारी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को दी गई है। बीजेपी ने अपने सारे घटक दलों को दिल्ली बुला लिया है और इंडिया गठबंधन के नेता भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। अब माथापच्ची दोनों तरफ जारी है। चलिए, क्या कुछ हो सकता है दिल्ली दरबार में, हम जानने की कोशिश करेंगे एक बेहतरीन पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों के साथ। लेकिन आइए सुन लेते हैं पहले कुछ बयान। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि जो कन्नौज में विकास की गति समाजवादियों ने दी थी, उस गति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देश के पैमाने पर जनता ने जो संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए जो समर्थन दिया है, मैं उसके लिए जनता का बहुत बहुत आभार करता हूं। और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। सब लोग आज बैठक में यहाँ आए हैं। 6 बजे हम लोगों की बैठक है और देखते हैं बैठक में क्या सभी लोगों का अभी हमको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का हर एक घटक दल मजबूती से हम लोग सरकार बनाएंगे। शपथ लेने की तैयारी है और ये सरकार मजबूती से अगले 5 साल मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलेगी। तो सुना आपने किस तरह से अलग अलग सियासी दलों के अलग अलग दावे हैं। दावा तो 7 चरणों के चुनावी मंच से भी देखने को मिला, लेकिन अब परिणाम सामने है। इसके बावजूद दावा का दौर जारी है। हालांकि जो विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है, 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं।
आज राष्ट्रपति भवन में विदाई डिनर का आयोजन है, जिसमें मोदी कैबिनेट के तमाम लोग मौजूद रहेंगे। और राष्ट्रपति, एक परंपरा होता है जब कोई सरकार अपना कार्यकाल समाप्त करती है तो उसको विदाई भोज देती हैं। फिलहाल ये सब अपने जगह है, लेकिन 2-3 अहम घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। एक तो इंडिया गठबंधन, जिसमें तेजस्वी से लेकर के अखिलेश यादव तक तमाम घटक दल आज दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं इंडिया गठबंधन के। वहाँ बैठक होगी, चर्चा होगी कि आगे की क्या रणनीति हो सकती है, क्या हम पूरे दमखम के साथ सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं, क्या एनडीए के किसी घटक दल में सेंध लगा सकते हैं। यह तमाम तरह के कयास हैं, इनको लेकर के आज मंथन होना है, माथापच्ची होना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बैठक बुलाई है। दूसरी तरफ एनडीए ने अपने तमाम जीते हुए घटक दलों के सांसदों को दिल्ली तलब कर लिया है। एका बनाए रखने की कवायद होगी। 291 है, 272 चाहिए बहुमत की सरकार के लिए। 291 का आंकड़ा एनडीए के पास ऑलरेडी है। हालांकि इसमें निर्दलीय और अदर्स की बात कर ली जाए तो हो सकता है कि उनसे भी बातचीत का सिलसिला चलाने की कोशिश हो। जिस तरह से इंडिया गठबंधन अपनी कवायद कर रही है तो एनडीए भला कहाँ शांत रहने वाली है। अब से थोड़ी देर पहले जानकारी ये मिल रही थी, मातोश्री की जिम्मेवारी नितिन गडकरी जी को दी गई है। वो जा रहे हैं, उद्धव ठाकरे से उनकी मुलाकात होनी है। अखिलेश यादव को ममता बनर्जी से लेकर के चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से बातचीत का जिम्मा सौंपा गया है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सीट जीतकर अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की साइकिल सरपट दौड़ा दी है। एक और वाकया है, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आज नीतीश बाबू दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, साथ में तेजस्वी यादव भी ठीक पीछे वाली सीट पर बैठे हुए दिखाई दिए। तमाम खबरिया चैनल के लोग इस तस्वीर को कैद करने के लिए पटना से दिल्ली के लिए उसी विमान में महंगे टिकट लेकर के रवाना भी हुए। बहुत सारी चीज़ें हैं। बृहस्पतिवार को ऐसा जो सूचना मिल रही है एनडीए की ओर से कि राष्ट्रपति से मिल कर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे। लेकिन निश्चित तौर पर अगर सियासी गुणाभाग की बात की जाए तो बीजेपी, जिसके पास अभी अगर बात कर ली जाए तो 240 सीटें हैं, लेकिन घटक दलों के साथ मिल करके वो 291, कुछ जगहों पर ये 292 का भी आंकड़ा आ रहा है, उसको वो हासिल कर चुकी है। लेकिन कोशिश तो भारतीय जनता पार्टी की ये होगी कि वो खुद बहुमत के करीब पहुँचे। अब किस सियासी दल में किस तरह के सेंध लगाने की कवायद चल रही है, ये देखने वाली बात होगी। मेरी निगाह तो बिल्कुल साफ तौर पर है। हालांकि मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक जुड़ जाएंगे तो हम उनसे उनकी राय जानेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि सबसे कमज़ोर कड़ी ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस साफ तौर पर देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ममता बनर्जी के व्यक्तिगत संबंध काफ़ी मधुर हैं, भाई बहन का रिश्ता है, और इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कई भाषणों में कर चुके हैं कि ममता दीदी कैसे उनके लिए शॉल लेकर के आती हैं, बंगाल का रसगुल्ला लेकर के आती हैं। तो संभवतः रिश्ते को निभाने के लिए ये एक बड़ी कवायद हो सकती है। लेकिन ममता बनर्जी की कल जो प्रतिक्रिया आई थी उससे ऐसा लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन सियासत में कभी भी कोई नहीं कह सकता है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, तो सबकी निगाहें हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ममता बनर्जी ने ही आगे बढ़ाया था इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के लिए, जिससे नीतीश बाबू काफ़ी नाराज़ हुए थे। और नीतीश बाबू ऐसा नाराज़ हुए कि उन्होंने जो अगुवा बने थे इंडिया गठबंधन को तैयार करने की, उससे उनको दूरी बनानी पड़ी और वो एनडीए के पार्ट हो गए। बड़ा झटका लगा था उस वक्त इंडिया गठबंधन को, इंडिया गठबंधन के मुहिम को। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का नेतृत्व ऐसा रहा, जो कांग्रेस के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि उन्होंने सारी चीज़ों को समेटने की कोशिश की। अब आम आदमी पार्टी के सामने भी यक्ष प्रश्न है, क्या वो कांग्रेस के साथ रहेंगे आने वाले दिनों में? क्योंकि निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी का जन्म ही हुआ था कांग्रेस के खिलाफत के साथ, और इस बार जो चुनाव परिणाम आया उसमें अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस के साथ आने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हुआ। या यूँ कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की अति महत्वाकांक्षा ने पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। दिल्ली में तो वो कांग्रेस के साथ है, लेकिन पंजाब में
बिल्कुल एकला चलो, और उसका सीधा असर दिल्ली की सियासत पर भी देखने को मिला, क्योंकि बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे की जमकर आलोचना करते नज़र आ रहे हैं, और दिल्ली में भला ये कैसे साथ हो सकते हैं। आपने सुना होगा, चाहे वो जेपी नड्डा का बयान रहा हो सियासी मंच से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट था। ये हैं चंद्रबाबू नायडू। निगाहें तो इन पर भी टिकी हैं, क्योंकि एक धड़ा ये बताता है जानकारों का कि चंद्रबाबू नायडू, अगर रिश्तों की बात की जाए तो बेशक अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, आंध्र प्रदेश में वो सरकार भी बना रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं भीतर खाने में उनमें भी एक आग जल रही है बदले की भावना की, क्योंकि क्या कुछ उनके साथ हुआ था ये किसी से छुपा नहीं था, और इसका ठिकरा उन्होंने दिल्ली की केंद्र सरकार पर फोड़ा था, मोदी सरकार पर। बहरहाल अभी दोनों साथ हैं, और जैसा कि कल ही चंद्रबाबू नायडू से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की थी, जीतन राम मांझी सरीखे नेताओं से, नीतीश कुमार से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो बीजेपी के चाणक भी माने जाते हैं, उन्होंने बात की थी। कुनबा को साथ रखना है और कुनबा को और बढ़ाना है, ये एनडीए की रणनीति फ़िलहाल मुझे नज़र आ रही है। और इंडिया गठबंधन का जो रणनीति हम कह सकते हैं वो ये है कि एनडीए में सेंध लगा करके किस तरह से उस मैजिक आंकड़े को प्राप्त किया जाए 2072 का। फ़िलहाल अभी जो तस्वीर है वो तो बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि अब तो सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आने वाली है कि प्रधानमंत्री कब दावा पेश करने जा रहे हैं, कब शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ी चुनौती तो होगी कि बहुमत की सरकार के बहुमत अगर उसके पास होता, बहुमत का आंकड़ा होता, तो निश्चित तौर पर वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कई फैसले ले सकती थी। लेकिन गठबंधन के अपने मर्यादाएं होती हैं, अपनी सीमाएं होती हैं, उस दायरे में रह करके ही अब केंद्र सरकार को चलाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बोल रहे थे कि एक नया इतिहास रच रहे हैं, तीसरी बार लगातार उनकी सरकार बनने जा रही है, और अब बड़े फैसले लेने का वक्त आ गया है। ये बड़े फैसले क्या होंगे देखना होगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के दावे किए जा रहे थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के दावे किए जा रहे थे। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अभी पेंडिंग है, जो बीजेपी के या कहा जा सकता है कि संघ के जो संकल्प हैं उसमें ये छुपे हुए हैं। तो क्या आने वाले दिनों में ये बड़े फैसले भी देखने को मिलेंगे? हो सकता है कि केंद्र सरकार अब इस बात को बेहतर समझ पाई हो कि लोगों में नाराज़गी बेरोज़गारी और महंगाई को लेकर के है, तो क्या इसमें भी कुछ राहत देने की कवायद होगी? ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि लंबी राजनीति करनी है तो मध्यम वर्ग और को साधने की कवायद होगी। चलिए हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम स्वागत कर लेंगे वरिष्ठ पत्रकार विनय जी का। विनय जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंकज रस्तोगी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेश आनंद जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। विजय कुमार निगम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, ये भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। चलिए सबसे पहले हम विनय जी से चर्चा की शुरुआत करें, फिर राजेश जी के पास जाएंगे। विनय जी, अब इसमें कोई दो राय नहीं है, सूत्रों के हवाले से हालांकि खबर भी आ रही है कि बृहस्पतिवार को यानी कल दावा पेश करने जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई सरकार के गठन का राष्ट्रपति के पास। आज तो खैर राष्ट्रपति डिनर दे ही रही हैं, उसके बाद 8 तारीख को माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री बतौर तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन इन सबके बीच जो दिल्ली में बैठक का दौर है उसे किस नज़रिए से आप देखेंगे? निश्चित तौर पे संजय जी, एनडीए दावा पेश करेगा सरकार बनाने के लिए। प्री पोल अलायंस था और उसको बहुमत मिला है, और संभावनाओं पे अगर हम ध्यान ना दें तो अभी उसके पास 291 यानी कि एक मजबूत जनादेश है। और चूँकि ये जो जनादेश मिला है नरेंद्र मोदी को, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंकुश लगाया है जनता ने उनके ऊपर, और ये हमारे हिसाब से एक मौका है नरेंद्र मोदी को ये साबित करने के लिए कि वो एक फ्लेक्सिबल नेता हैं, वो एरोगेंट नहीं हैं,
और वो सबको साथ लेके चलने में विश्वास करते हैं। अब ये मौका है उनको वो चीज़ साबित करने के लिए। जी वो अपना दावा पेश करेंगे। अभी राजनीतिक गलियारों में बहुत सारी चर्चाएं जो चल रही हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड हैं, अभी उसमें कुछ ऐसी चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। घटक दल जो इनके बड़े घटक दल हैं, तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यू, उन्होंने फ़िलहाल अभी उनके प्रवक्ताओं ने भी, खासकर चंद्रबाबू नायडू ने भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी से बात की है और जेडीयू भी संपर्क में है और उन्होंने भी समर्थन का आश्वासन दिया है कि हम एनडीए के ही साथ हैं। जब तक कुछ नए घटनाक्रम उत्पन्न ना हो, किसी के तरफ से कुछ आधिकारिक बयान ना आए, तब तक हम लोग यही मान सकते हैं कि एनडीए का कुनबा मजबूत है और वो तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। जी राजेश जी, दिल्ली में नेताओं का जमावड़ा हो गया है। सारे घटक दलों के जो सुप्रीमो हैं वो दिल्ली पहुंचना, चाहे वो इंडिया गठबंधन की बात हो या फिर एनडीए की हो। क्या लगता है कि कुछ और कवायद भी अभी शेष बचा है या तीसरी बार मोदी सरकार? मैं सबसे पहले आपको अवगत करा दूं कि इस समय जो राजनीतिक परिदृश्य है वो बड़ा अजीब है। एक प्रतियोगिता हुई जिसमें एक धड़ा प्रतियोगिता में सिर्फ शामिल हुआ और जीतने के कगार पे भी नहीं था, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही थी। उसने 3rd डिवीज़न पास कर लिया और दूसरा धड़ा 1st डिवीज़न पास किया, पर शहर में खुशी 3rd डिवीज़न वालों की मनाई जा रही है और 1st डिवीज़न वाले अफसोस कर रहे हैं कि मैं मेरिट में क्यों नहीं आया। राजनीतिक परिदृश्य कुल मिलाकर यही है। जी, मेरे जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, दिल्ली में जो हमारे सूत्र हैं, उनसे इस बात का जो सूचना मुझे मिली है, मोदी जी तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और 8 जून को वो शपथ लेंगे और इस बार शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में न होकर कर्तव्य पथ पे होगा। ऐसी जानकारी मेरे सूत्रों ने दी है। जी देखिए, जहाँ तक गठबंधन और एनडीए गठबंधन और इंडी गठबंधन की बात है, तो स्वाभाविक तौर पे मौजूदा समय की स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति सबसे पहले एनडीए गठबंधन को सरकार बनाने का न्योता देंगी, जो परिदृश्य सामने है। अब इंडी गठबंधन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की थी, तो उन्होंने सरकार बनाने की संभावनाओं को लेकर कहा कि इंडी गठबंधन की बैठक होगी, उसमें हम तय करेंगे कि हम सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे कि या नहीं करेंगे। तो आप याद करिए कि पहले के चुनावों में हॉर्स ट्रेडिंग एक शब्द उभर कर आया था चुनाव में, खरीद फरोख्त, जिसमें तो भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ी गई थी। पर मौजूदा स्थिति में यह है कि एनडीए का गठबंधन जो है वो प्री अलायंस है, चुनाव के पहले ही कर लिया गया। अब जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वक्तव्य आया कि हम संभावनाओं को तलाशेंगे चुनाव के बाद, जो चुनाव के बाद गठबंधन होता है वो खरीद फरोख्त वाला होता है। चुनाव के पहले गठबंधन को आप हॉर्स ट्रेडिंग में नहीं शामिल कर सकते। हालांकि खड़गे जी ने कहा कि मैं अपनी कोई स्ट्रेटेजी खोलना नहीं चाहता हूं, वरना मोदी जी सतर्क हो जाएंगे। लेकिन तेजस्वी तो दावा करके चले हैं। भाई, तेजस्वी दावा करके चले हैं और ये एक इत्तेफाक कह लीजिए कि पटना से सुबह की एक ही फ्लाइट है दिल्ली के लिए। दोनों राजनीतिज्ञों ने अपना अपना टिकट उसमें कराया और ये कल ही ये सूचना मिल गई थी कि कल दोनों लोग एक ही फ्लाइट से जाएंगे। हालांकि मीडिया ने इसको राजनीतिक मसाला देकर पेश किया है। कई मीडिया कर्मी, जैसा आपने बताया कि वो हवाई जहाज में टिकट लेके बैठे, पहले आप देखिए कि वो नीतीश जी के पीछे बैठे थे और बाद में मीडिया कर्मियों के आग्रह पे उन्होंने नीतीश जी से पूछा है और फिर नीतीश जी के बगल में बैठे हैं और उसकी भी फोटो मीडिया में दिखाई जा रही है। तो और नीतीश जी के लिए अभी पीछे के चुनाव में तेजस्वी यादव के सार्वजनिक मंच से जो वक्तव्य जारी हुए हैं, हमको नहीं लगता कि नीतीश जी वहाँ इन सब चीज़ों को भूलेंगे। और जो नीतीश जी की सम्मान में
जनतांत्रिक लेकिन जिनका राजेश जी, नीतीश जी ये भी तो नहीं भूलेंगे जो अमित शाह बिहार में गए थे जब आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी, उन्होंने क्या कुछ बोला था। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बयानबाजी तो चलती रहती है भाई इन मैं सियासतदानों के उसी बीच पे आ में। रहा था कि बयानबाजी को लेकर राजनीति में कहीं कोई बैर वैमनस्य से नहीं रह सकता। अगर आप इन सब चीज़ों पे आंकलन करेंगे तो विवादित ढांचा ढहने के बाद कल्याण सिंह की सरकार गिर गई थी और कल्याण सिंह और मुलायम सिंह एक मंच पर बैठ के राजनीति की पारी खेले थे। जी जी। तो राजनीति में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। मैं एनडीए गठबंधन के संदर्भ में सिर्फ इतना ही ये कहना चाहता हूँ, इसलिए आश्वस्त हूँ कि ये प्री अलायंस हो गया था चुनाव के पहले, क्योंकि सब एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अरे इस तरह के प्री अलायंस और पोस्ट अलायंस हम लोगों ने बहुत सारे समीकरण बनते बिगड़ते देखे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई अस्थायित्व तो नहीं होता है। मौके पर जो छक्का लगा देता है, नीतीश बाबू कितनी बार पलटी मारे हैं आप जानते हो। और ममता बनर्जी को लेकर के तो मैं कभी भी बोलता हूं कि कभी आश्वस्त होता ही नहीं हूं कि वो किसके साथ हैं नहीं है। हालांकि कल उनका जो बयान आया था, निश्चित तौर पर वो प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रही थी, तो इसका अर्थ है कि तल्खी अभी बरकरार है। पंकज जी, आवाज़ आ रही है? पंकज रस्तोगी जी, आवाज़ आ रही है? आवाज आ रही है सर, दिल्ली की कवायद शुरू हो गई है, मतगणना समाप्त हो गया है, क्या संभावनाएं दिख रही हैं? एक तरफ 4 बजे से इंडिया गठबंधन माथापच्ची करने जा रहा है, तेजस्वी और मीसा भारती दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हम सरकार बनाएंगे। हालांकि एक बात अलग है कि राहुल गांधी के उस बयान पर मैं थोड़ी सी टिप्पणी चाहूँगा विनय जी का, वो बाद में मैं आपके पास सवाल लेकर के आऊँगा, बहुत दिलचस्प सवाल है। लेकिन फिलहाल दिल्ली में जो कवायद चल रही है, अब लगभग तय है कि प्रधानमंत्री मोदी ही शपथ लेंगे, लेकिन जो ये कवायद है उसको किस नज़रिए से देखा जाए, चाहे वो इंडिया गठबंधन या एनडीए के तमाम सांसदों को वहाँ दिल्ली बुलाया जा रहा है? देखिए, पहले तो संजय जी एक बात तो तय समझ लीजिए कि देखिए इस पंकज जी, 1 मिनट रोकना चाहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा दे दिया है। द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। ये एक परंपरा होती है कि जब नए सरकार के गठन की कवायद होती है, पिछले सरकार के मुखिया अपना इस्तीफा देते हैं, अगली सरकार के गठन तक कार्यभार संभालने का द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है। यह भी एक परंपरा है, उस परंपरा का आज निर्वहन हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जी, ये बड़ी खबर आ गई थी, लिहाजा चर्चा के बीच में प्राइम टीवी के दर्शकों को बताना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा देते हुए ये तस्वीर भी सामने आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि तैयारी तीसरे बार प्रधानमंत्री पद के शपथ लेने की भी हो चुकी है, लेकिन परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है। तो ये बड़ी खबर थी, आपकी तस्वीर पर सीधे मैं दिखा रहा हूँ। चलिए, तो ये परंपरा होती है, इस परंपरा का निर्वहन किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। PM 2 दिल्ली में मोदी 2 सरकार, चूँकि अब वो समाप्त हो रहा है उसका कार्यकाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को सौंप दिया है। आज रात में डिनर पर बुलाई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मोदी कैबिनेट के तमाम लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि देश का शासन राष्ट्रपति के नाम पर ही चलता है। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग जुड़ चुके हैं। अनुराग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा दे दिया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, क्या जानकारी है? देखिए, नई सरकार का गठन होना है। 18वीं लोकसभा के लिए जो चुनाव हुए थे उसके नतीजे सबके सामने हैं और आज विदाई भोज का भी समय है, तो उससे पहले प्रधानमंत्री को औपचारिक तौर पर आज इस्तीफा देना था और उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया राष्ट्रपति को, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार भी कर लिया है। जाहिर सी बात है कि अब इंडिया गठबंधन और एनडीए बैठकों में तय कर पाते हैं और किस तरीके से जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है उसके लिए क्या कवायद की जाती है, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा किसी भी एक पार्टी ने हासिल नहीं किया है।
बीजेपी की पूरी कोशिश रहेगी कि सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज्यादा सीटें उसके पास हैं 240, तो अपने गठबंधन के साथ वो कहीं ना कहीं इस पूरी कोशिश में है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी कर सके और तीसरा टर्म प्रधानमंत्री पूरा कर सके। कल शाम को हमने देखा जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी सबके सामने आए और उन्होंने जाहिर तौर पे सबके सामने ये उम्मीद जगाई, कार्यकर्ताओं का भरोसा जिस तरीके से उनमें लोगों ने जताया और उसके अलावा उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा भी किया कि लोकतंत्र की जीत है ये और तीसरा टर्म वो पूरा करने जा रहे हैं। चलिए, बहुत लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ब्लॉक की बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपसे फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, चर्चा पहले मैं पूरा कर लूं। चलिए, सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी 8 तारीख को ले सकते हैं शपथ। यह भी बड़ी खबर है जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। तीसरी बार मोदी बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बराबरी कर लेंगे नरेंद्र मोदी। तीसरी बार राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं प्राइम टीवी पर। देश और विदेश की बड़ी हस्तियों को आमंत्रित किया जा रहा है इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए। तो कुल मिलाकर के ये बड़ी खबर थी। चलिए अब हम एक बार फिर अपने चर्चा पर लौटते हैं। जी पंकज जी कंटिन्यू कीजिए। 2 बड़ी खबर आ गई थी, बताना जरूरी था दर्शकों को। जी पंकज जी। विनय जी भाई, 2 बड़ी खबरें भी आ गई। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया। 8 तारीख को वो शपथ भी लेंगे। कल एक और तस्वीर आएगी जिसमें वो राष्ट्रपति को दावा पेश करते हुए भी नजर आएंगे। तो लगभग एनडीए अब अपनी कवायद की ओर बढ़ चुका है कि सरकार के गठन कैसे हो, किस तरह से हो। आज जो बैठक होनी है उसमें घटक दलों के साथ संभवतः कुछ बातें हों कि किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, क्योंकि एक बड़ी चुनौती सामने नज़र आई है मोदी सरकार के। देश के 19 मंत्री हार गए चुनाव। इसकी बड़ी वजह क्या नज़र आ रही है आपको? उत्तर प्रदेश में तो जैसे लगता है कि केंद्रीय मंत्रियों का सुपड़ा ही साफ हो गया। संजय जी, नरेंद्र मोदी ने जो इस्तीफा दिया है ये एक औपचारिकता है। जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तो नई सरकार के गठन के लिए वो दावा पेश नहीं कर सकते हैं तब तक। वैसे भी नई लोकसभा गठित हुई है तो उसमें उनको दोबारा से जो है अगर सरकार बनानी है तो दावा पेश करेंगे। तो ये एक परंपरा थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको पूरा किया है। रही चीज़ आपका जो दूसरा सवाल है, जो इतने कैबिनेट मिनिस्टर जो चुनाव हारे हैं जी, तो जाहिर सी बात है वो 19 मंत्री का हारना बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश से 7 मंत्री थे। अमेठी से स्मृति ईरानी, लखीमपुर से अजय मिश्र टेनी, चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे, फतेहपुर से निरंजन ज्योति। मैं चंदौली की मैं बात इसलिए करूंगा कि वो तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी थे भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र नाथ पांडे जी। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, मोहनलालगंज से कौशल किशोर, अर्जुन मुंडा, राजीव शेखर, कितने नाम गिनाए। ये संजय जी होता क्या है कि जब घर या परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति जो सबकी जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ता है जी, और हमेशा किसी भी विषम परिस्थितियों में वो हमेशा आगे खड़ा रहता है, परिवार को सेफ रखता है, तो परिवार के लोग भी थोड़ा उदासीन हो जाते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी 2014 से वो एक ही आदमी के आसपास घूमती है, वो है नरेंद्र मोदी। और आज भी अगर 2024 में 240 सीटें अगर भाजपा जीत के आई है, सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो उस करिश्मे के पीछे भी एक ही चेहरा है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी के कामों का लाभ पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा लेते रहते हैं और कहीं ना कहीं ये उदासीनता मोदी कैबिनेट में थी। हालांकि पंकज रस्तोगी जी से संपर्क साधने की कोशिश की जाए, मैं अपने सहयोगियों से कहूँगा। जी कंटिन्यू करें विनय जी। नरेंद्र मोदी हमेशा एक्टिव मोड में रहते हैं। वो 365 दिन और 24 घंटे एक्टिव मोड में रहते हैं। उन्होंने पिछले 5 साल में क्या पिछले 10 साल में कोई छुट्टी तक नहीं ली है। बीजेपी के अन्य मंत्रियों को और सांसदों को उनसे सीख लेनी चाहिए, खासकर युवा सांसद जो हैं उनसे सीख लेना चाहिए कि किस तरीके से सामाजिक कार्यों को अंजाम दिया जाता है। कहीं ना कहीं कैबिनेट उसमें असफल रही और उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी थी, इस वजह से इतनी संख्या में कैबिनेट मंत्रियों की हार। राजेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है,
कौशल किशोर केंद्रीय मंत्री थे। मैं और मंत्रियों की बात नहीं करता हूँ, संभवतः यही जो फार्मूला था उन पर भी लागू हो जाए तो बात अलग है। कौशल किशोर एक थाने में जाते हैं, वहाँ उनके कहने पर शिकायत दर्ज नहीं होती है, वो सार्वजनिक रूप से पत्र जारी करते हैं योगी सरकार को, जो वो पत्र लिखते हैं। बिजली विभाग के कोई ऐसा मामला था, वो भी काफ़ी सुर्खियों में रहा था कि कोई इंजीनियर उनकी नहीं सुनता है। तो भाई ऐसे केंद्रीय मंत्री, जिससे अगर आप किसी क्षेत्र के प्रतिनिधित्व कर रहे हो और आप केंद्रीय मंत्री हो जाते हो, या केंद्रीय मंत्री छोड़ दो, प्रदेश में ही कोई मंत्री या कोई दर्जा प्राप्त मंत्री का ही आपको तमगा हासिल हो जाता है, तो जनता की महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं। उनको लगता है कि अब तो हमारे सारे काम हो जाएंगे। लेकिन संभवतः इन मंत्रियों के हार की ये भी बड़ी वजह तो नहीं रही कि जब उनकी ही कोई नहीं सुनता था तो जनता कहा कि इनको हटाओ और किसी और को लाओ। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो एनडीए गठबंधन की हार का जो कारण नज़र आता है, उसमें हमें एक बड़ा कारण ये भी नज़र आता है कि केंद्र और राज्य की सरकारों और संगठन और पार्टी में आपसी तालमेल ना आना। दबी जुबान से भाजपा के वरिष्ठ संगठन के लोग इस बात को कहते हैं और कि भाई हम लोगों की पूछ नहीं हो रही है। मंत्री तो छोड़ दीजिए, कार्यकर्ता का नज़रअंदाज करना, मेरा अपना मानना है कि कार्यकर्ताओं का नज़रअंदाज करना ही उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति ये हो गई है। आज भाजपा को, क्योंकि अब जैसे आपने कौशल किशोर का जिक्र किया, मैं नाम नहीं सार्वजनिक कर सकता, पर भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने कौशल किशोर के शामिल होने पे ही आपत्ति जताई थी जी, जब कौशल किशोर को लाकर और टिकट दे दिया गया था। तो ये भी एक बड़ा कारण रहा है इनके हार का। एक संगठन, एक पार्टी का कार्यकर्ता, एक पार्टी का लोकल नेता 5 साल 10 साल पार्टी के लिए अपना सब कुछ समर्पित करता है, और जब उसके चुनाव लड़ने की बारी आती है तो एक बाहर से कोई बड़ा नेता आकर उस क्षेत्र का चुनाव लड़ लेता है। तो वहाँ पे जनता शायद इसी की परिणति थी ना कि 25 दल बदलू जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उनको टिकट दिया गया, उसमें से 20 हार गए, केवल 5 जीते। बिल्कुल बिल्कुल। उसी में मैं ओपी विजय जी, राजभर, आवाज आ रही है? विजय जी, दिल्ली की कवायद शुरू हो गई है, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत संभावनाएं थी, उस पर हमने एक चर्चा शुरू कर दी है कि एनडीए तो सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा भी राष्ट्रपति को सौंप दिया, कल वो दावा भी पेश करेंगे और 8 तारीख को संभवतः शपथ भी लेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन अभी भी कवायद कर रहा है, दिल्ली में सारे लोगों को इकट्ठा किया गया है। क्या संभावनाएं अभी भी हैं क्या कि गैर एनडीए सरकार बन सके? इंडिया गठबंधन बैठक और वो सब कर तो रहा है, लेकिन अब जो घटक हैं जिनके बारे में चर्चा हुई कि चंद्रबाबू नायडू जी के बारे में कि ये लोग मतलब ऑफर दिए जा रहे हैं, पर मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि इन लोगों ने मतलब खुद भी देख रखा, अनुभव कर रखा है। दूसरी बात ये है कि ये जो नया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, इसमें मतलब मुझे ये कहते हुए कि ये एक तरह से कोई भी ऐसे पार्टी के लोग नहीं है जो राष्ट्र की नहीं सोचने वाले जी। अपनी मतलब घर घराने की पार्टियां हैं। अब ये मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है, कहना नहीं चाहिए चैनल में, कि लालू प्रसाद के बेटे जी लालू किशोर और उनका बेटा बड़ा राजनीतिक बन रहा है ना। तो पता नहीं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि भारत का कितना नैतिक पतन हो चुका है कि वो बाप चोर है और लड़का ईमानदार दिखा रहा है, और ईमानदार क्या है भी नहीं ईमानदार। इनको अभी नीतीश बाबू को जर्क दिया ही कि हमने सब अपॉइंटमेंट कराए हैं, हमारे आने से हुआ। तो क्या मुख्यमंत्री जी वहाँ बैठे हुए आंख बंद किए हुए थे जो नीतीश बाबू ने कुछ नहीं किया, वो उनके आ जाने से ऊपर बन जाने पर वहाँ पर सब कुछ कार्य होने लगा। तो वो अगर ये नीतीश जी ने अभी तक ये भी नहीं समझा, बुजुर्ग हैं मेरे ख्याल में, हमारी उम्र के लगभग हैं, तो उनको ये तो पता है कि ये लोग कैसे हैं, किस प्रवृत्ति के हैं, और वहाँ जाने के बाद में क्या होगा। अगर ये कोई भी कवायद भी कर लेते हैं किसी तरह से, तो मैं बता रहा हूँ जी
6 महीने भी सरकार नहीं चला पाए। बिल्कुल। इस वर्ष के लोग हैं। तो मुझे अभी तक मतलब अपने जो जानकारी और अनुभव के अनुसार मुझे लग रहा है कि इनकी कवायद तो करेंगे, बिल्कुल ठीक है, करते रहेंगे। राहुल भी बोल रहे हैं ये हो रहा है, वो करेंगे ऐसे। अभी वो खड़गे जी भी कह रहे हैं कि हम पत्ते नहीं खोलेंगे। लेकिन अब बहुत ही मुझे मतलब लग रहा है कि जो जिनके माध्यम से या जिन लोगों को तोड़ने की बात ये सोच रहे होंगे, तो कुछ वो लोग भी राष्ट्र के लिए, देश के लिए सोचेंगे, समझेंगे कि हमारा नाम भी गद्दारी में ना है, और ये देखेंगे कि भविष्य उनका क्या है, कितने दिनों का भविष्य होगा। केवल अगर मान लीजिए कि प्रधानमंत्री की कैटेगरी में जुड़ जाने के लिए अगर व्यक्ति लालायित होकर के कि भाई अभी चले जाए और प्रधानमंत्री बन जाए और फिर उसके बाद 6 महीने के अंदर सरकार टूट जाए, गिर जाए, तो वो अलग बात हो सकती है। लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है कि इनकी कवायद से ऐसा कुछ होने वाला है। और अगर ये कुछ सोच भी रहे होंगे तो क्या प्रधानमंत्री जी अभी बता रहे थे, मुखिया ही भाई साहब एक बता रहे थे कि मुखिया ही इन्होंने इन्हीं के चारों ओर हमेशा ये पी रही है, तो वो अगर रही है तो वो भी कुछ सोच रहे होंगे, ऐसा नहीं है। अब जैसे अब अभी चर्चा में आया कि भाई इतने मंत्री हार गए, तो मंत्री अगर हारे हैं तो उसका कारण भी ये रहा कि भाई उन्होंने या तो अपने क्षेत्र का विकास, क्षेत्र के लोगों से संबंध ही खत्म कर रखा, देश के मंत्री ही बन करके वहाँ बन गए कि मैं कैबिनेट में वहाँ मंत्री हूँ और वो देखें। देखिए, राजनीति करने वाले लोग जो है, जो अभी भाई साहब ने ये भी उदाहरण दिया है कि उनको सीख लेना चाहिए प्रधानमंत्री कि भाई एक प्रेसिडेंट। विजय जी, एक सवाल और ले लिया जाए। जो ये आ रहा है सूत्रों के हवाले से खबर कि अखिलेश यादव जी को ये जिम्मेवारी सौंपी गई है कि वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू से संपर्क करें। क्या अखिलेश कोई ऐसा कवायद कर सकते हैं क्या? हालांकि संभावनाएं मुझको बिल्कुल नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन फिर भी चूँकि अखिलेश जी की छवि अचानक इतनी बड़ी हो गई है कि देश के तीसरे सबसे बड़े दल के रूप में समाजवादी पार्टी को स्थापित कर दिया है उन्होंने, तो क्या वो कवायद कुछ कारगर हो सकती है क्या? अब देखिए, अगर अखिलेश जी के कहने से अखिलेश जी एकदम से इतनी उस पर पहुंचे हैं, तो क्या वो लोग ये भी कुछ अपना आगे पीछे भी तो सोचेंगे। अखिलेश जी को उनके कहने पर एक अभी इतने मेच्योर राजनीतिज्ञ भी नहीं है कि वो सब कुछ संभाल सकते हों, सक्षम दे तो दिया गया है कि नहीं आप बात करिए, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जी या नीतीश जी कुछ ये भी तो देखेंगे कि अखिलेश जी क्या कैपेबिलिटी होगी वहाँ पर जब अगर सरकार में उनके कहने से जुड़ जाते हैं, तो अखिलेश जी पूरा संभाल लेंगे, संचालन करेंगे पूरा। उनसे चर्चा होगी, वो लोग अगर बात भी करेंगे तो पूछेंगे कि आपको कहाँ तक कितना अधिकार दे रखा है, क्या आप कर सकते हैं। आप पूरा जब इस गठबंधन के संचालक होंगे, संयोजक होंगे, पूरा आप ही के उस पर तो चलेगा क्या? और अगर नहीं पूछते हैं तो मुझे तो नहीं लगता है, वैसे कह दिया नहीं पूछते हैं, पर वो लोग अनुभवी हैं, नीतीश जी भी अनुभवी हैं, चंद्रबाबू नायडू भी अनुभवी हैं। ये सब वो आगे पीछे सोच करके अब बात करने कोई भी आ जाए वो सुनेंगे तो जरूर कि भाई हाँ भाई आपको हम ये कह रहे हैं, कोई ना कोई ऑफर देने जाएंगे कि हम प्रधानमंत्री बना देंगे या किसी को कुछ कहेंगे जैसे। लेकिन बना देने के बाद भी जो भी व्यक्ति आएगा वो क्या उसके जो घटक है, पूरे घटक उसको वो भी करेंगे उस व्यक्ति के, कैसे वो मतलब पूरा चला पाएगा। हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, मान लीजिए उसको प्रधानमंत्री बना, उस प्रधानमंत्री से कोई ऐसा बहुत बड़ा फायदा भी नहीं नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री हम रहे हैं। बनने को तो ऑफर अगर प्रधानमंत्री का हो तो प्रधानमंत्री का होगा तो राहुल जी क्या करेंगे फिर? खैर ये तो कतई संभावना नहीं है कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने। हालांकि नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात अगर अखिलेश जी कहें कि हम आपको प्रधानमंत्री फिर ममता बनर्जी का क्या होगा सर? हाँ, और ममता बनर्जी उधर है। नीतीश जी खड़गे के नाम पे ही संयोजक का पद छोड़ के चले आए थे। जब संपर्क करने के लिए उन्हें बना दिया गया है। मुझे मतलब जो
मेरा अनुभव कहता है कि बहुत कुछ अब इस विकट जो विकराल परिस्थिति है उस परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति बिना आगे पीछे सोचे हुए जी कोई मजबूत गठबंधन होता तो फिर मैं ये सोचता कि भाई कांग्रेस इतनी उससे बहुमत से जीती है, अगर कांग्रेस पहुंच गई है 240 में तो मैं सोचता भी कि भाई वो कांग्रेस की संभाल लेगी। ठीक है, अगर ठीक वहाँ पर ये छोटे छोटे लोग दलों से मिलकर के 70 और 35-50 के लोगों के क्या अहमियत होगी पूरे उसमें, ये हमें समझ आया। और अगर इस बात को नहीं वो नजरअंदाज करते हैं लोग बात और ज्वाइन नहीं करते हैं ठीक है, तो ठीक है। तो देश के लिए कुछ। विजय जी आते हैं आपके पास फिर से। विनय जी, राहुल गांधी का एक बयान बहुत चर्चित रहा। अचानक मैं चर्चा कर रहा था तो मेरे दिमाग में वो बात आई। राहुल गांधी बोले थे कि 4 जून को मोदी जी प्रधानमंत्री पद का शपथ नहीं लेंगे। ठीक है भाई, 4 जून को मतगणना होगी, उस दिन कौन शपथ लेता है। 8 तारीख को प्रधानमंत्री जी ले लेंगे। इस नज़रिए से भी तो देखा जाएगा। राहुल गांधी कहेंगे कि भाई मैंने तो कहा था कि 4 जून को प्रधानमंत्री पद की वो शपथ नहीं लेंगे, 4 जून को नहीं लिया उन्होंने। वो तो बेसिकली एक उनका कहने का मतलब ये है कि 4 जून के बाद जो नतीजे आएंगे वो ऐसे नतीजे होंगे कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री की शपथ नहीं लेंगे, हम उनको इस चुनाव में बुरी तरीके से हरा देंगे। ये तो खैर उनका जो कहने का मतलब था वो इसी चीज़ को लेके था। एक चीज़ और है संजय जी, हम जो उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे जी। भाजपा के जो दल हैं, सॉरी एनडीए के जो दल हैं जो लोकसभा पहुँचे हैं उसमें भाजपा को या तो एक आधे दलों को हटाना पड़ेगा या एक आधे दलों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो नंबर पहुंचा है वहां पे ये नंबर भाजपा को कभी सूट नहीं करता है। ये पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी को 13 दलों की मिल के जो है सरकार बनाए थे, वो 13 दिन तक चली थी हाँ। और इस बार भी 13 दल ही पहुंचे हैं वहाँ पे 291 सीट लेके। तो भाजपा को हमें लगता है कि उनको कुछ अपने कुनबे में संख्या बढ़ानी घटानी पड़ेगी, क्योंकि ये नंबर भाजपा को कभी सूट नहीं करता है। विनय जी, इसकी शुरुआत हो गई है। मैं विनय जी की बात को थोड़ा बढ़ा दूं, इसकी शुरुआत हो गई है। आज ओपी राजभर ने कहा कि मुझे दिल्ली के बैठक की कोई सूचना नहीं है, संजय निषाद जी को भी सूचना नहीं है, वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो हाँ, उनके सांसद नहीं पहुंचे, हाँ नहीं पहुंचे हैं। तो ये शुरुआत हम इसको मानते हैं। और उत्तर प्रदेश के राजेश जी ओपी राजभर को बुला करके अमित शाह जी करेंगे भी क्या? बुलाकर करेंगे क्या? ये दिखाया, लेकिन वो अपने बेटे को जब नहीं जिता पाए तो दूसरे को उपचुनाव में भी नहीं जिता पाए थे। इस केंद्रीय नेतृत्व ओपी राजभर को दूसरी बार भाजपा में लाकर सिर्फ केंद्र और राज्य के बीच पार्टी में एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की थी, जिसका खामियाजा उनको मिला है। धर्मवीर प्रजापति जी हैं, राज्य सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने भी ये सारा ठिकाना जो फोड़ा है हार का, वो इन्हीं लोगों के सर पे फोड़ा है कि इनकी वजह से हार हुई है। जातीय आरक्षण और दलित का मुद्दा हम जन जन तक नहीं पहुंचा पाए। दूसरा, एक उत्तर प्रदेश से बड़ी अच्छी खबर ये आई इस पूरे लोकसभा चुनाव में कि पुष्पेंद्र राज जी देश के सबसे युवा सांसद बनने का रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने जी। वो 5 लाख लगभग 5,03,944 वोट से वो चुनाव जीते हैं और देश के सबसे युवा सांसद बने। 25 साल 11 महीने 25 साल 11 महीने शायद। हालांकि पहले प्रयास में समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी संभावी कुणाल चौधरी जो 25 साल 11 महीने की है और पुष्पेंद्र राज 25 साल 3 महीने के हैं, वो सबसे पहले प्रयास में युवा सांसद बनने का रिकॉर्ड इन दोनों लोगों ने हासिल किया। ठीक है। अब हम बात करना चाह रहे थे कि ये जो गठबंधन की राजनीति पे आगे बढ़ रहे हैं लोग, जैसा विनय जी ने जिक्र किया 13 दल, 14 दल, 15 दल, इसका साफ असर भारतीय जनता पार्टी पे पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को आज के कैबिनेट के बैठक के बाद, सरकार बनाने के बाद 2027 के विधानसभा चुनाव को उत्तर प्रदेश में देखते हुए काफ़ी मंथन की ज़रूरत है। इनको बूथ लेवल पे सब कार्यकर्ताओं से
और मतदाताओं से जुड़ने का प्रयास करना होगा, क्योंकि आज की तारीख में कहीं भी मतदाता और कार्यकर्ता दोनों की पूछ पार्टी की तरफ से कमोबेश नहीं रह रही है। इसकी शिकायत ग्राउंड जीरो पे। चलिए, इसके लिए तो प्रधानमंत्री अक्सर बोलते थे कि लोगों को घर घर तक जाना चाहिए, नेताओं को घर घर जाना चाहिए था, और संगठन स्तर पर इसीलिए मंत्रियों और विधायकों और सांसदों को गाँव में रात्रि विश्राम का जो अभियान चलाने की बात कवायद की गई थी वो भी हुआ। विनय जी, संक्षेप में 2 सवाल का जवाब। आम आदमी पार्टी अब क्या करेगी? केजरीवाल जी के सपने तो टूट गए, क्या वह वाकई एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे, कांग्रेस से दूरी बनाएंगे? देखिए संजय जी, आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस के साथ ये एक नेचुरल अलायंस नहीं था। ये दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी थे, और कांग्रेस का विरोध करके आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था, और धीरे धीरे वो कांग्रेस की ही के जनाधार को अपना जनाधार बनाते हुए और उनको जो है स्टेट बाय स्टेट जो है रिप्लेस करती चली गई। कुछ विषम परिस्थितियाँ ऐसी हुई जहाँ पे आम आदमी पार्टी को अपना कुनबा और अपने पॉलिटिशियन को बचाने के लिए उनको कांग्रेस का सहयोग लेना पड़ा, और उसका खामियाजा इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ा। वो अपने जीते हुए प्रदेश पंजाब में बहुत बुरी तरीके से हारे हैं। दिल्ली में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है एक बार फिर, जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बहुत तेज तर्रार चुनाव लड़ा है। अभी मैं सुबह देख रहा था, संजय सिंह मीडिया से बोल भी रहे थे कि जनता ने मोदी को सबक सिखा दिया है, और ये जो जीत है, जो परिणाम आए हैं वो लोकतंत्र की जीत है। अब वो पता नहीं लोकतंत्र की जीत क्या बता, उनका कहने का मतलब क्या है। करीब करीब 20 सीट से ज़्यादा उन्होंने चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी ने, और 3 सीट पे जीते हैं। शायद इसे वो लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं, ये तो खैर संजय सिंह ही बता सकते हैं जी। लेकिन आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के लिए जो है राहें थोड़ा मुश्किल होंगी जी, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही थी हम लोगों को कि आम आदमी पार्टी में इस बात को लेकर के 2 फाड़ हो रहा है कि हमें कांग्रेस के साथ रहना चाहिए या कांग्रेस से दूरी बनानी चाहिए। बहरहाल वक्त यहीं तक इजाजत देता है। संजय जी, मैं फिर 2 लाइन के लिए आपसे समय चाहूंगा, 5 सेकंड, राजेश जल्दी। गठबंधन सरकार के लिए मैं कहना चाहता हूं कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। ये तो कल नरेंद्र मोदी जी ने भी राजेश जी अपने संबोधन में कहा था, जब वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि अब कुछ बड़े फैसले लेने हैं और हम आप सब मिलकर के एक विकसित भारत का सपना साकार करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी ने कल के संबोधन में बोला था। यही लबो लुबाब आपके भी इस स्लोगन का है। चलिए, बहरहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर दिल्ली की कवायद चल रही है, क्या कुछ होता है सियासत में कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए पल पल प्राइम टीवी आपके सामने हर अपडेट लेकर आता रहेगा। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है। जो जानकारी मिल रही है, बृहस्पतिवार यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन एक बार फिर जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। 8 तारीख को संभवतः शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी चल रही है, और संभवतः जो जानकारी मिल रही है, जैसा कि हमारे सहयोगी राजेश जी बता रहे थे, कि इस बार राष्ट्रपति भवन की बजाय कर्तव्य पथ पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। बहरहाल राष्ट्रपति भवन ने भी खुद को तैयार कर लिया है। 8 तारीख तक के सारे जो राष्ट्रपति के जो कार्यक्रम थे वो स्थगित कर दिए गए हैं। राष्ट्रपति भी इस इंतजार में है कि अपने नए सरकार का वो गठन करवा लें, फिर दूसरे कार्यक्रमों में जाएं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल।
जबलपुर रोड देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली, पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी।